अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। 9 मई के फैसले क्या पीटीआई का पार्लिमानी सियासी वजूद खतरे में पड़ गया है? 26वीं आईनी तरमीम पर मोतरज़ तहरीक इंसाफ को आला अदलिया से इंसाफ की कितनी उम्मीद है? और तहरीक इंसाफ के सुपरस्टार्स पसजंदा होंगे तो पार्टी की क्यादत कौन चलाएगा? पीटीआई के एहतजाज के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पर क्यों तकिया किया जा रहा है? और बानी जेल में, क्यादत जेलों में, कारकुनान घरों में, तो फिर दमादम मस्त कलंदर का अधूरा ख्वाब कैसे पूरा होगा? क्या तहरीक इंसाफ फिर असम्बलियों से निकलने की गलती करने जा रही है? और 2 कश्तियों के मुसाफिर अली अमीन गंडापुर कौन सा खतरनाक खेल खेल रहे हैं? मसाइब के भंवर में फंसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जुलाई का महीना काफी भारी रहा, जिसमें पीटीआई की टॉप लीडरशिप को छोड़कर सेनेट, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की ऑपोजिशन लीडर समेत 241 अहम रहनुमाओं और कारकुनान को 9 मई के मुकदमात में सजाएं सुना दी गई हैं और अब तक कुल 9 पार्लियामेंटेरियंस को कैद की सजा दी जा चुकी है। सिर्फ गुज़श्ता रोज फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 4 में से 3 मुकदमात के फैसले सुनाए और इसमें शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, कंवल शोजब, फरा आगा, राय हैदर खरल, अशरफ सोना, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा, चौधरी इकबाल एजाज, मोहम्मद अहमद चट्टा, चौधरी आसिफ अली और शकील अहमद खान न्याजी समेत 196 मुल्जिमान को 10-10 साल की कैद की सजाएं सुनाई गई। और इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा भी शामिल हैं। जुनैद अफजल शाही को 3 साल की कैद सुनाई गई। फैसलाबाद के मुकदमात में फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो समेत 88 मुल्जिमान को बरी किया गया है। सरगोदा की एटीसी ने मियांवाली के एक मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिम इस्माइल को 25 साल की कैद सुनाई, जबकि अहमद खान बच्चर, अहमद चट्टा, बिलाल इजाज समेत 51 मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए जा चुके। और इस केस में उमर अयूब को पहले ही उनको नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का सामना था। एटीसी के फैसलों पर सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फराज ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा है और एटीसी की अदालती कार्रवाई पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। इससे पहले 30 जुलाई को उमर अयूब ने भी चीफ जस्टिस को खत लिखा, जिसमें उन्होंने 9 मई के मुकदमात में इंसाफ की बजाय सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाए जाने का शिकवा किया। आज उनकी चीफ जस्टिस से मुलाकात थी, लेकिन वो चीफ जस्टिस से मिलने नहीं गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान ने एटीसी के फैसलों को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान करते हुए कहा है कि इन फैसलों से जमहूरियत डीरेल होगी। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब ऐवान में रहना या बाइकआउट करना, इसका फैसला बानी पीटीआई ही करेंगे। जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने, हम इनको रिजेक्ट करते हैं, इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते हैं। खान साहब के सामने इसको रखेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है? क्या इस ईवान में वापस जाना है? क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकॉट करना है? क्या हमने तहरीक चलानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। जबकि पार्टी के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने फैसलों को सियासी कत्ल करार दिया है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी एक और लिखा लिखाया स्क्रिप्टेड फैसला सुना दिया। इस फैसले ने इंसाफ का जनाजा तो निकाला ही, एक ऐसा एजेंडा जिसका मकसद तहरीक इंसाफ की क़यादत को दीवार से लगाना, ये मैं सजा नहीं, एक सियासी कत्लेआम है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत हालिया फैसलों को आइन और कानून की जीत करार दे रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है और इसके मास्टरमाइंड बानी पीटीआई हैं। 9 मई के मुकदमात के जो फैसले आए हैं और स्पेशली आज जो फैसला आया है, ना सिर्फ उसका खैर मकदम करते हैं बल्कि ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी आज उसकी जीत का दिन है और इन सज़ाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे। तो ये जो सजाएं हुई हैं कानून के मुताबिक हुई हैं, एक फेयर ट्रायल के जरिए हुई हैं। सानिया 9 मई के अदालती फैसले नविश्ता दीवार थे। खुद बैरिस्टर गोहर ने चंद रोज पहले इस खदशे का इजहार भी किया था। खदशा तो बिल्कुल था, मैंने इजहार भी किया था, दीवार पे लिखा हमें नज़र आ रहा था जिस तरीके से ट्रायल चल रहे हैं, जिस तरीके से शॉर्टकट किया जा रहा था, तो मैं नहीं समझता कि फेयर ट्रायल प्रोसीडिंग्स है और इनके तकाज़े पूरे कर रहे हैं। जबकि 5 जुलाई को साहबजादा हामिद रजा ने अपने खिलाफ मुकदमात से मुतल्लिक किन खदशात का इजहार किया था वो भी देख लें। अगर मैं किसी बिल्डिंग में दाखिल हुआ हूँ जी, अगर मैंने किसी को प्रवोक किया है, मेरे खिलाफ कोई एविडेंस है, तो मुझे मेरा केस आप मिलिट्री कोर्ट में चला लें। अगर मैंने कोई जुर्म किया मुझे सज़ा मिलनी चाहिए।
लेकिन इस वजह से कि मैंने एक स्टैंड लिया हुआ है, उस वजह से मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मेरिट पे देखना चाहिए। एक तरफ 9 मई के मुकदमात में सजाएं सुनाई जा रही हैं और दूसरी तरफ 26 नवंबर के एहतजाज पर साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, अलीमा खान, असद कैसर, फैसल जावेद, मुराद सईद, आजम सवाती समेत 50 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। उधर तहरीके तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत 2 रोज़ा कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुस्तफा नवाज खोखर की रहायशगाह पर हुई, जबकि शुरका ने इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से होटल की बुकिंग को मनसूख करवाने की सख्त बरहमी का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस में एटीसी के फैसलों के खिलाफ करारदाद मंजूर भी की गई। इसके अलावा आयन और कानून की बालादस्ती और जमहूरी जदोजहद के लिए मुश्तरका लाहे-अमल अपनाने पर इत्तेफाक भी हुआ। इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में तहरीक इंसाफ के कम अज कम 4000 से बच्चे मर्द सब जेलों में पड़े। मामूली बातों पे कल एक MNA फारिग, दूसरा MNA फारिग, 10 रूम चौथा सीनेट। हम तमाम पाकिस्तान के उन लोगों से जो आइन पे यकीन रखते हैं, जो पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारा साथ दें। अभी जो फैसले हो रहे हैं ये पहले से तयशुदा फैसले हैं, यानी अगर इस तरह अदालतों से अवाम का एतमाद उठ जाता है तो ये बताए फिर ये अवाम किधर जाएंगे। आप तो बिल्कुल अमलन इस मुल्क में अनार्की पैदा करना चाहते हैं। ये मुल्क को शुमाली कोरिया बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर अपोजिशन का कोई वजूद ही ना हो, कोई गुफ्तगू ना करे। जो अपोजिशन के मेंबरान कौमी असम्बली में बैठे हैं उनको धड़ाधड़ इलेक्शन कमीशन नाअहल कर रहा है। इस वक्त जो मुल्क में माहौल बरपा है कि सियासी अफरा तफरी अरूज पर है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अरूज पर है। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी पीटीआई जेल में साबित कदम है। अवाम से अपील है कि वो आइन और जमहूरियत के लिए 5 अगस्त को बाहर निकलें। इमरान खान जेल में साबित कदम है। 5 अगस्त को उसके 2 साल हो जाएंगे जेल में। झूठी FIR बनाई जा रही हैं, हम पर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम पूरे पाकिस्तान को कह रहे हैं इस तहरीक के ज़रिए कि अपनी अपनी जगह अपनी आवाज़ बुलंद करो। हर जगह हम पूरी कौम को ये कह रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलकर आइन और कानून के मुताबिक अपनी आवाज़ बुलंद करो। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक को अरूज पर ले जाने का दावा कर रही है, तो दूसरी जानिब लाहौर और इस्लामाबाद में जलसे करना चाहती है, लेकिन अभी तक उसे इजाजत नहीं मिली। और अगर मिल भी गई तो क्या इसका हाल भी माजी में होने वाले एहतजाज जैसा होगा, जिसकी कामयाबी के दावे तो थे लेकिन वो फ्लॉप शो साबित हुए। इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। एक सूबा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा। वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। जब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। अब ये तहरीक जो दोबारा शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। ये सबूत है इस चीज का कि ना हमें बारिश पीछे आ सकती है, न बर्फबारी और न ही बमबारी। हक के लिए आगे बढ़ेंगे। ये जो हमारी फाइनल कॉल होगी, इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उस वक्त तक जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। वादे पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। दूसरी जानिब बानी पीटीआई के बेटे, जिनके मुतालिक खुद पीटीआई क़यादत को इल्म नहीं कि उन्होंने आना भी है या नहीं, इसी वजह से हुकूमत भी इस मामले को ज्यादा संजीदा नहीं ले रही। ताहम 26 साला कासिम ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो अपने वालिद की रहाई के लिए अमेरिका के किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनान को दहशतगर्दी के मुकदमात में सजाएं हो रही हैं, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की वजह से भारत पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करने के लिए FATF में चला गया है। इस पर वज़ीर आला गंडापुर ने भारत को एक्सपोज करने का ऐलान किया है। आखिर इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देने की वजह क्या थी? फेडरल गवर्नमेंट अपनी तरीके से जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ये जो आमद और रफ्त शुरू है दहशतगर्दों की वो जारी है। सबकी मुशावरत के बाद एलामिया करके बता रहा हूँ कि हमारे इदारे ये गुट तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं और गुट तालिबान मौजूद हैं। उधर 4 रोज बाद 5 अगस्त को बानी पीटीआई की कैद को 2 साल हो जाएंगे।
इसी रोज उमर अयूब को इलेक्शन कमीशन ने एहसासाजात केस में तलब कर रखा है। 4 अगस्त को कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल्ड है और इससे पहले शायद इलेक्शन कमीशन सजा पाने वाले MNAs की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दे। इसलिए आने वाला हर दिन इंतहाई अहम है। सजाओं, गिरफ्तारियों और नाअहलियों के नतीजे में पार्लिमान में पार्टी पोजीशन के बदलने का इम्कान भी मौजूद है। तो क्या पार्लियामेंट में हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत बढ़कर 3/3 भी हो सकती है? क्या हुकूमत ऐसी जमहूरियत और ऐसी पार्लियामान चाहती है जिसमें ऑपोजिशन का वजूद तक ना हो? इसी हवाले से बात करने के लिए बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ हैं, बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। रजा हयात हराज साहब वफाकी वजीर हैं। और मैं रजा साहब बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। मैं पूछना सर ये चाह रहा हूं कि ऑपोजिशन को तो दीवार से लगा दिया गया, सफ़े अव्वल की क़यादत, ऑपोजिशन लीडर वो सेनेट से ताल्लुक़ रखते हों, ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो पंजाब असम्बली से ताल्लुक़ रखते हों या आपके कौमी असम्बली से ताल्लुक़ रखते हों, वो तक नहीं बचे, उन तक को सजाएं जो हैं वो दी जा चुकी हैं। ये सियासी मंजरनामा आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? गवर्नमेंट में हैं सर, वजीर हैं, मजीद क्या क्या होना बाकी है सर? देखिए, ये तो एक अदलिया का फैसला है, इसमें तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये तो ज़रूर जो 9 मई का इंसिडेंट था वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक ब्लैक डे है और इसको तो जितना भी कंडेम किया जाए वो कम होगा। अब इसको देखिए कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि 9 मई के वाक़े को आप अकेला छोड़ दें तो फिर पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ और पाकिस्तान की सोवरेनिटी नहीं बचती। फिर वो जो बाहर बैठे हैं वो पैसे दे के पाकिस्तान में जिसको मर्जी चाहें वो आग लगवा दें। और जिन लोगों ने इस पे ऊपर आज दिन तक एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है, मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों को भी अब आंखें खोल के ये देखना चाहिए कि इसके परपेट्रेटर्स कौन है, वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान के असासों पे, पाकिस्तान के जो शहीद हैं। अब आप एक बात बताइए, आप और मैं, हम दोनों एक अल्लाह पाक का लाख लाख करम है, अपने घरों में महफूज बैठे। उस सोल्जर का सोचिए जो बॉर्डर पे खड़ा होके, उन वालदैन का सोचिए जिनका बच्चा शहीद होता है। इन्होंने आके उनकी चीज़ों को आग लगाई तो इनकी हुब्बुल वतनी पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर उठता है। ये गद्दार पाकिस्तान हैं जिन्होंने शोहदा के साथ ये जंग लड़ी है, शोहदा के साथ इन्होंने मजाक किया है, पाकिस्तान की सालमियत पे आंख उठाई है। तो ये सवाल सोचने का ये है कि पहली बात ये है कि ये कौन लोग थे और इन्होंने ऐसा क्यों किया। ये सवाल का जवाब पाकिस्तान के अवाम को जानने का हक है। जहाँ तक सवाल रहा इनको दीवार के से लगाने का, तो भाई ये बात बिल्कुल गलत है। अदालत का फैसला है, अदलिया ने उसके ऊपर, अब इन्होंने अपने सबूत देने थे, ये कहते भी यही थे। इन्होंने चीफ जस्टिस साहब को भी चिट्ठी लिखी है, दोनों साहिबान ने, लीडर ऑफ अपोजिशन जो एक्स थे नेशनल असम्बली के और सेनेट के, कि चीफ जस्टिस साहिबान हमें ऑडियंस दें। और वो गालबन उन्होंने कोई ऐसी कोई चीज़ लिखी है, चिट्ठी तो मैंने नहीं पढ़ी बाहर कैफ। तो अब देखने की चीज़ ये है कि ये जो कन्विक्ट हुए हैं, नेचुरली ये लोग अपने वेन्यूज़ रखते हैं अपील के, लेकिन इन्होंने अपने आप को दिफा को क्यों अपना हक अकेले छोड़ा है, अगर ये अपने आप को बेगुनाह समझते हैं? पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये 9 मई को क्यों नहीं इस मुल्क के, पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े होते कि 9 मई जो है पाकिस्तान के लिए एक ब्लैक डे है। अच्छा, इसमें रजा साहब मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसकी प्रोसिक्यूशन की, सबसे बढ़कर तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि भाई आप इतना पक्का अगर मुकदमा गवर्नमेंट का है, प्रोसिक्यूशन का इतना पक्का मुकदमा है तो उसको उसी तरीके से ट्रीट भी किया जाए। पुलिस वाले जाके गवाहियाँ दे रहे हैं कि हम तो मीडिया के रूप में वहाँ गए और जब मीडिया के रूप में गए तो हम कुर्सी के नीचे चले गए, फिर टेबल के नीचे घुस के हमने देखा कि एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो प्लान हो रही है और एक एक बंदे पे 8-8 जगहों की FIRs जो हैं वो एक वक्त में काटी गई। एक बंदा अगर साहिवाल में है तो उसकी लाहौर में भी FIR है, पिंडी में भी FIR है, दीगर जगहों पे भी FIR है, मियां वाली में भी। इस तरह के मसाइल भी रहे तो प्रोसिक्यूशन को लेकर तो सवाल सर गवर्नमेंट पे ही आएगा ना सबसे बड़ा। देखिए गवर्नमेंट क्या ऐसे परपेट्रेटर्स को छोड़ देती? नहीं, मतलब आपका मकसद ये है कि गवर्नमेंट जाके मुनाफकत करती और अदालत में जाके खामोश होकर बैठ जाती, फिर ये खुश होते। और हमने खुश किसको करना था, मुझे ये बताया जाए, हम खुश किसको करना चाह रहे थे? किसको करना चाह रहे? देखिए, एक तो ये सवाल है ना मेरा जी, मतलब आपने इसको उलट भी तो कीजिए ना।
आप कहते हैं गवर्नमेंट ने इसको प्रोसिक्यूट क्यों किया है, तो गवर्नमेंट क्या करती, प्रोसिक्यूट ना करती? अच्छा, प्रोसिक्यूट ना करती तो इनको वन साइडेड इनको फ्री वे दे देती। अच्छा, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करे तो भी गंदी है, गवर्नमेंट मुनाफकत करे तो अच्छी है। नहीं, फेयर प्रोसिक्यूशन में तो आपके पास देखिए ना, फेयर देखिए प्रोसिक्यूशन का लेवल तो नहीं, यहाँ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। फेयर प्रोसिक्यूशन हमारे मुल्क के अंदर और इन ऐसे ममालिक के अंदर गवर्नमेंट का काम है प्रोसिक्यूट करना, टू प्लीड द केस ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज द जॉब ऑफ द प्राइमरी ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन। एविडेंस इकट्ठा करना वो एजेंसीज का काम है, जिसमें पुलिस हो गई, आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, ये एविडेंसेस जो सिविल विटनेसेस हो गए, ये एजेंसी से मुराद ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का काम होता है कि एविडेंस इकट्ठा करना। प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि अपने केस को प्लीड करना जज साहब के सामने। डिफेंस का अपना काउंसिल होता है, वो उसको जवाब देता है, वो उसको क्रॉस एग्जामिन। आप बेसिकली कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन है इधर, इसका रिवाज भी है, एग्जिस्ट भी करती है। एग्जैक्टली आप बेसिकली कह रहे हैं। मैं कतई ये बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि गवर्नमेंट के केसेस में, क्रिमिनल केसेस में जो एविडेंस उसको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दे, उसके साथ अपने केस को जज साहब के सामने प्लीड करना। ठीक नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई हमारे जो कोर्ट्स के मसाइल हैं उन तक भी वो कहते हैं कि भाई फेयर ट्रायल के मसाइल हैं सबसे बड़े, और फिर उनके मसाइल खान साहब उनके अपने हैं। वो कहते हैं हमें कि आप अपना केस प्रोसिक्यूशन के सामने पेश ना करो। अच्छा, हम पेश ना करें तो फिर हम क्या करें, हम 9 मई को भूल जाएं? इसमें तो अब सारे लोग जेलों में चले जाएंगे, आप अकेले हैं गवर्नमेंट में, ऑपोजिशन होगी नहीं, जमहूरी कल्चर जिसकी आप हमेशा सर बात करते हैं, डेमोक्रेटिक लवर भी आप हैं, इस वक्त हुकूमत के साथ भी हैं, तो वो फिर क्या बनेगा, इस सारे फैब्रिक का क्या बनेगा, सारा फैब्रिक किधर जाएगा गवर्नमेंट कल्चर का, जो जमहूरी कल्चर का जो अपोजिशन नहीं, जमहूरियत तो चलती रहेगी कि जमहूरियत को क्या मसला है। अगर कोई चंद मेंबर उसमें अपने चंद मेंबरों को सजा मिल गई है एक अदालत की तरफ से, तो आप इसके ऊपर आप पूरी जमहूरियत पे सवाल उठा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। ये तो हमें ऐसी बात मेरे भाई नहीं करनी चाहिए। ये कल को अपील में चले गए और फर्ज कर ले एपेलेट कोर्ट इन जजमेंट्स में से किसी की जजमेंट को वो सस्पेंड कर देते हैं, किसी की जजमेंट, किसी की कन्विक्शन को अपहोल्ड कर देते हैं, तो फिर आपका सवाल ये आज का रेलेवेंट रहेगा। ये ट्रायल आपको है तो कि ये नहीं टिक पाएगा, हायर फोरम्स पे नहीं टिक पाएगा, आपका है? मैं कतई तौर पे ये बात नहीं कर रहा। मैं तो आपको एक आपके जो आपने जो सवाल किया ना कि जमहूरियत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवालिया निशान बन जाएगा कि मेंबर्स अगर जेल में चले जाए, तो मैं आपको जवाब में ये कह रहा हूँ कि कल को हो सकता है कि अपहोल्ड हो जाए, हो सकता है ये सस्पेंड हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अदलिया इस मुल्क में आज़ाद है, अदलिया अपने फैसले खुद करती है। आखिरी बात मैं सर इसलिए आपसे भी, रजा भाई इसलिए भी सर जानना आपसे चाह रहा हूँ निस्सर साहब, कि आप देखें अपोजिशन लीडर सबसे तगड़े इस वक्त पॉपुलर तरीन, आप ना कहिए पॉपुलर, लेकिन एक बड़े कद काट के साबिक वज़ीर आज़म भी वो जेल में हैं, उनकी अहलिया जेल में है, बाकी जो क़यादत बची थी वो भी जेलों में अब चली जाएगी और उनको सजाएं हो चुकी हैं, मजीद को होने वाली हैं। आज भी फैसले कुछ आए तो फिर अपोजिशन तो तवाजुन का सर नाम है ना, कि अपोजिशन और हुकूमत और जमहूरियत इसका तो ताल्लुक ही तवाजुन के साथ है। तवाजुन तो फिर रहा ना, फिर कौन चलाएगा अपोजिशन, कौन लेके चलेगा? सारे तो फिर गवर्नमेंट के लोग हैं। वेयर इज अपोजिशन? देखिए, अगर ये आपका जो सवाल है, अगर मैं इसको लिटरली समझूं, आप माशाल्लाह, मैं आपका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ, आप माशाल्लाह बड़े ही अच्छे सवाल करते हैं सर। तो मेरे भाई फिर तो जो कब्रिस्तान है वो तो इंडिस्पेंसेबल लोगों से भरा हुआ है। नहीं, आप इंसान को कब्रिस्तान तक लेके जाएंगे? नहीं, जमहूरियत का कब्रिस्तान बना देंगे इसे। देखिए प्लीज, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यू डोंट फीड वर्ड्स टू माय माउथ। देखिए, गुजारिश ये है कि जो कब्रिस्तान है वो तो इंडिस्पेंसेबल लोगों से भरा नहीं हुआ, और वो इस दुनिया में उनका क्या मकाम था। देखिए, ये हमें ये बंदे इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, पहली बात। नंबर 2, आपने जो ये बात की है कि इम्बैलेंस होगा, आई डोंट थिंक सो कि देयर बी एन इम्बैलेंस।
थर्डली, पाकिस्तान को हमें इस वक्त जो हमें अंदरूनी बैरूनी दोनों हमारे लिए मुश्किलात हैं, हमें उसमें से निकलना चाहिए। नंबर 4 जो आपका पिवटल क्वेश्चन था, दिस इज़ अ क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड टू मी। सर ये सवाल आपको पूछना चाहिए था उमर अयूब खान साहब से या उस वक्त के एक्स प्राइम मिनिस्टर से कि व्हाट हैव यू गाइस डन, आपने क्या पकाया है? खुदा के वास्ते एक वक्त आ गया है, इस कौम को सच बताओ। देखिए ये इंडियन मूवीज़ वाला सीन तो हो सकता है कि अंदर सब कुछ और हो और बाहर गुडी गुडी हो, तो हम वो नहीं करना चाह रहे। खुदा के लिए आप किसी वक्त इनसे जब आपको मौका मिले तो आप ये सवाल, मैंने इनसे कौमी असम्बली में ये खुद ये सवाल पूछा था कि व्हाट हैव यू डन, आप बताते क्यों नहीं हो? बहुत शुक्रिया। सीनियर पॉलिटिशियन साथ थे जी हमारे, रजा हयात हराज साहब वफाकी वजीर भी हैं। सर बहुत शुक्रिया। ब्रेक एक शॉट लेंगे, ब्रेक के बाद बानी पीटीआई के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे, बड़ी अहम डिस्कशन उनसे करनी है। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले भी डिस्कशन हो रहा था, इस वक्त हमारे साथ नियाजुल्लाह नियाजी साहब बानी पीटीआई के तर्जुमान मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मैं जानना सर आपसे ये चाह रहा हूं कि अब तो क्या बचा है, अब तो वो भी नहीं बात पूरी उतरती कि जो बचे हैं संग समेट लो, कुछ बचा नहीं। तो बड़े भले वक्त में 9 मई पे आपको ऑफर भी हुई थी, डिस्कशन में भी आई थी, प्रपोजल टेबल पे भी पड़ा हुआ था कि आप इस पे माफी मांग लीजिए, बैकफुट पे चले जाइए, पार्टी बचाइए, कारकुनान बचाइए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब क्या फिर होगा, क्या देख रहे हैं मजीद नाजी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाज शहबाज साहब, सबसे पहले तो आपने ठीक कहा कि कुछ बचा नहीं है, लेकिन उस टाइम भी कुछ नहीं बचा। जब आपको याद है, मैं उस केस में वकील था जब रात को हमसे बल्ला छीन लिया गया, ठीक है। तो पार्टी तो फिर लोग छोड़ गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ गया, तो लोग कहते कि पार्टी ख़त्म हो गई है। तो पार्टी तो एक आग का दरिया अबूर करके 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ी, और 8 फरवरी को मुझे याद है जब आपके टीवी की ख़बर आ रही थी तो 201 सीट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड थी। फिर तमाम सीटें भी उस निशानात छीनने के बावजूद भी, पार्टी को तकसीम करने के बावजूद भी, पार्टी ने उस मुश्किल जबर जुल्म में उसमें स्टैंड किया और पार्टी ने सीटें जीती, लेकिन फिर फॉर्म 47 पे सीटें लेगी। आज भी जो फैसले आए हैं, चाहे सरगोदा कोर्ट के हों, चाहे लाहौर ATC कोर्ट के हों, चाहे जो कल फैसलाबाद के हों, देखें आपने कल पार्टी को, पार्लियामेंट्री पार्टी को आपने सिस्टम को लपेट दिया। 2 अपोजिशन लीडर हैं, एक आपका नेशनल असम्बली में अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, और एक आपका शिबली फराज सेनेट में हमारा अपोजिशन लीडर था। आपने अपोजिशन लीडर्स को भी 10-10 साल सज़ा दे के आपने बता दिया है कि जमहूरियत और पार्लियामेंट्री पार्टी को हमने मलिया मेट कर दिया, उसको हटा दिया है। और सज़ाओं के बारे में तो मैं क्या कहूँ कि 10-10 साल सज़ा जो दी गई हैं, क्योंकि फाज साहब ये जो कोर्ट्स हैं इनकी चेन है, इनको करती है अपॉइंटमेंट इन जजेस को जो लगाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लगाती है, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आज़म नज़ीर तारड़ साहब बैठे हैं जो कि लॉ मिनिस्टर हैं इस गवर्नमेंट के। और जिस तरीके से उनकी आपने देखा आइन में 26वीं तरमीम, और जिस तरीके से आइन का खिलवाड़, वो सारा पता है, सबको पता है। और ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ साहब हैं। ये सज़ाएँ जो हैं इतनी जल्दी में तीनों कोर्ट्स में सज़ाएँ दे के, और आप साथ इलेक्शन कमीशन इतनी तेज़ी और फुर्तियाँ दिखा रहा है, ये वो इलेक्शन कमीशन है जो 12 जुलाई को 8 जजेस ने फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कंक्लूड करें, इनको जल्दी कंक्लूड करें, क्योंकि आप लोग पिटीशंस ले लेके जाते थे वहां, कहते थे भाई वहां एविडेंस ही नहीं पेश हो रहा, वहां प्रोसिक्यूशन स्लो है, सारी चीजें सुस्ती में हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के ठीक है फाज साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। 12 जुलाई को भी 8 जजेस ने कहा था, और फिर चला गया इलेक्शन कमीशन के जी इसके ऊपर हमें वजाहत चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था। ये देखें, मुल्क में कोई आइन और कानून की बात इस वजह से नहीं करते कि उसी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर थे। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आप अपना प्रोसीजर छोड़ दें। आज जो अब्दुल लतीफ़ अफरीदी है उसके इलेक्शन का वहाँ पेशावर हाई कोर्ट में शायद आपने खबर देख ली, वो स्टे हो गया है, ठीक है। लोग अदालतों में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन से पूछें कि क्या इसके बाद सज़ा उधर होती है, आपके पास कोई आर्डर ही नहीं आता, आप साथ डी सीट करके सारा कुछ कर रहे हैं, उनको नाअहल किए जा रहे हैं लोगों को।
तो ये मैं प्रोसीजर की बात, मैं सुप्रीम कोर्ट के नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर जो हैं ठीक है उनके आर्डर होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो जल्दियां नजर आ रही हैं वो तो प्रोसीजर से भी हट के नजर आ रही हैं। तो क्या फाज साहब, मैं इसमें जो मुझे बात आपसे समझनी है वो बात ये समझनी है कि जब बानी पीटीआई गिरफ्तार हुए थे तो तब पीटीआई के अंदर के लोग कहते थे कि ये पानी हमारे गर्दन तक पहुंचा है, नेक तक आ गया है। अब सैलाबी रैला फिर आपके सर के ऊपर से जब चला गया, वहां मौका था, वहां आप रिट्रीव करते, थोड़ा बैकफुट पे जाते। आपके बानी भी कहते हैं कि भाई वो लोग जिन्होंने इस मुल्क में किसी तरह की कोई दहशतगर्दी नहीं की, इदारों को लेकर हमारा उनसे ना कोई ताल्लुक है, तो ये सारे लोग बच जाते, आसानी थी। अब तो ये ऑप्शन शायद माजरत की भी शायद टेबल पे ना पड़ी हो, इतनी तेजी से हालात बदले, इंटरनेशनल सिनेरियो बदला, तो अभी फिर क्या हल है? बाकी जो सीट हैं उनसे भी इस्तीफे देंगे, केपी गवर्नमेंट भी जाएगी, वो क्या बनेगा? मैं रोड मैप जानना चाह रहा हूं सर आपसे प्लीज। मैं आपको बात बताऊं, कोई जी शऊर आदमी भी ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो उसके लिए काबिल इज़्ज़त नहीं है। कोई भी ये नहीं कहता कि 9 मई जो हुआ है उसकी वो काबिल मज़म्मत था, हम भी कहते हैं। लेकिन इमरान खान ने एक बात की कि इसके ऊपर एक कमीशन बना दो या CCTV फुटेज दो, जो भी, और या मनसूबा साज जो हैं वो कमीशन के ज़रिए सामने आ जाए। मेरा ख्याल है उसने कानूनी और आइनी बात की, कोई गलत बात नहीं की। आज भी बैठा है वो, 2 साल से अंदर ही बैठा है झूठे मुकदमात में। दूसरी बात ये हुई कि आपने कहा कि हम क्या करेंगे, अब पार्टी हमारी फारग हो गई है सारी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो पार्टियां, एक दफ़ा दौर था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म हुई, हालात ऐसे होते हैं पार्टियां ख़त्म होती हैं फिर आ जाती हैं। और इसमें सोचना ये चाहिए कि इमरान खान ने कहा था कि इलेक्शन जो है, मेरा सिर्फ आपसे ये है कि ये 9 मई पे आप कमीशन बना दें या CCTV फुटेज ले आएँ, क्योंकि खान साहब को तो आपको याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ़्तार किया गया, और 109 को जो शहबाज साहब प्रूव करना है ना, ये भुट्टो केस में वाज़े हो चुका है, उसके लिए आपको कंक्रीट एविडेंस चाहिए। वो अगर एविडेंस पढ़ें तो उसमें भी वो आपकी एविडेंस सामने है कि जिस तरीके से एक आदमी कहता है कि मैं सोफ़े के पीछे बैठा था सुन रहा था, एक कहता है कि मैं चक्री में बैठा था। अभी तो इमरान खान का केस ही नहीं लगा 9 मई वाला, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि उसने लीगल बात की, उसने कोई गैर कानूनी तो बात नहीं की कि कमीशन बनाया जाए और सारी चीज़ें सामने ले जाएं। बाकी जहाँ तक ये बात करने की, इमरान खान ने कह दिया है कि मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल करूँगा, अगर मुल्क के मफाद के लिए मुझे कंसल्ट करते हैं। तो उसने तो याद है, उसने तो ये स्टेटमेंट भी दी थी कि पाकिस्तान की फ़ौज का कहते तो वो मेरी जान से भी ज़्यादा पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो हम हर वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तानी मुल्की मफाद के लिए बात करने को तैयार हैं, लेकिन जहाँ तक आवाम का राइट है वो डिटरमिन करता है आईन पाकिस्तान। राइट ऑफ वोट आपका भी है, मेरा भी है। आप भी नहीं बता सकते कि मैं किसको वोट दिया है, मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये सीक्रेट है, ये मेरा राइट है। आपको पता चल गया 8 फरवरी को कि अवाम ने इमरान खान को वोट दिया है, तो मेरा ख्याल है एक दफ़ा हमें अवाम की राय का नहीं साहब, कल ब्रिस्टो गौर भी कह रहे थे, ये आईन ब्रिस्टो गौर भी कह रहे थे कि हम छोड़ सकते हैं, असेंबली छोड़ सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, इस तरह की बातें पहले भी पंजाब में इस तरह किया था, KP में भी हुआ था, उसका नतीजा फिर आपके सामने था, क्या हुआ। मैं जानना भी ये चाह रहा हूँ कि इस पे क्या डिस्कशन हो रही है, क्या डेलिब्रेशन इस पे हो रही है? जी ठीक है, हाँ ठीक है। देखें, एक तो आपकी असम्बली को फारिग कर दिया, उधर से एक स्पीकर साहब जो बैठे हैं पंजाब असम्बली में, उसको ना कोई आईन इजाज़त देता था ना कानून। उसने बैठ के कहा कि जी इन मेंबरान को मैं डी-सीट करता हूँ, कल उनको करके वो सारी चीज़ें सामने आ गई। फिर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दिया। बैरिस्टर गौर ने साथ एक और बात भी की है, उन्होंने कहा कि जब यहाँ तक पहुँच गया, एक सिस्टम को लपेट दिया गया है, तो हम अगर चंद लोग असम्बली में रह जाएँ तो हम देखेंगे कि हमारा बैठना वहाँ ठीक है या नहीं। लेकिन उसने आगे एक बात की कि इसका भी मशवरा मैं जाके पैटर्न इन चीफ बानी चेयरमैन इमरान खान से करूँगा। ये कल मेरा ख्याल बयान वाज़े हो गया था कि अगर बैठना ना बैठना, जिस तरीके से हालात बनाए जा रहे हैं, वो तो अभी KPK के असम्बली की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। आपने गवर्नर के बयान सुने, आप सबके बयान सुन रहे थे, और मेरा ख्याल है ये शहबाज साहब बहुत गलत होगा। बहुत शुक्रिया न्याजुल्ला न्याजी साहब। न्याजुल्ला न्याजी साहब कह रहे थे कि भाई बानी PTI जो हैं वो तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। यहाँ शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अतर काजमी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद।
अतर काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। काजमी साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मैं सर जानना अब ये चाह रहा हूं कि अब क्या बचा है, कौन सी स्ट्रेटजी बाकी है। अब तो सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि बानी पीटीआई के पास जब ऑप्शन था कि आप 9 मई पे थोड़ा पीछे कदम लें और मान जाएं कि भाई उन सारे लोगों से डिसोसिएट हों, पार्टी भी बच जानी थी, हालात भी नॉर्मलाइज हो जाने थे। अभी क्या आपको नजर आ रहा है मजीद, और क्या बचा है जिस पर डिस्कशन होना बाकी है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इमरान खान साहब तो जेल से भी अपनी पार्टी को यही कहते रहे कि आप में से कोई भी नहीं बचेगा, और खान साहब तो खुद जेल में हैं। अब बहुत सारी उनकी जो दीगर क़यादत है उनको भी सजाएं होगी। लेकिन फाज साहब, आप सियासत पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, आप पंजाब असेंबली को भी कवर करते हैं, आप सेनेट में भी मौजूद होते हैं, आपने पाकिस्तान के दीगर सूबों की सियासत को भी बड़े क्लोजली कवर किया है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कभी हमने ये देखा हो कि सेनेट का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, कौमी असेंबली का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और मुल्क के सबसे बड़े सूबे का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तीनों को जो है सजाएं सुना दी गई हो क्रिमिनल केस के अंदर। तो इस वक्त एक यूनिक सूरत हाल के हम अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे तहरीके इंसाफ को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, जो जिस जानिब आपने इशारा किया वहां से तो पॉलिटिकल कोई स्पेस तहरीके इंसाफ को नहीं मिल रही और ना ही मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। और ये जो हालिया सजाएं हैं, ये बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब को बावर कराने के लिए एक और, जिसे आप कह सकते हैं, स्टेप है कि आपके लिए पॉलिटिकल स्पेस तभी बनेगी जब आप कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अब इसकी दो निकल सकते हैं इसके नतीजे। एक ये कि तहरीके इंसाफ सोचेगी कि यार हमारे लिए पॉलिटिकल स्पेस बहुत कम हो गई है, लिहाजा हमें कुछ चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। दूसरा इसका नतीजा ये निकल सकता है कि भाई हमें तो सिस्टम कबूल ही नहीं कर रहा, हमारे उन लोगों को भी सजाएं हो रही हैं जिनका इस चीज से ताल्लुक ही नहीं था, लिहाजा अब हम सिस्टम से बाहर रह के एहतजाज करके सियासत करेंगे। तो ये दो नतीजे इसके निकल सकते हैं। मुझे ये लगता है कि फिलहाल सिस्टम का, निज़ाम का, हुकूमत का, इमरान खान साहब के साथ वो जिसे पैचअप कहते हैं, कोई थोड़ा बहुत कोई हालात बेहतर होना, वो मुझे होते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे। अच्छा काज़मी साहब, वो लोग जिनके बारे में तहरीक इंसाफ के अपने लोग सरगोशियों में आपको या हमें बताया करते थे कि ये वो लोग हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दो कश्तियों के मुसाफिर हैं, उनमें बहुत सारे नाम थे, उन सबको भी सजाएं हो गई, तो वो नैरेटिव कहाँ अब है कि जिसमें कहा जाता था कि ये दोनों तरफ हैं? मसलन आप देखें, उमर अयूब एक बड़ा मोतबर नाम है पाकिस्तान का, पार्लिमानी सियासत में भी बहुत बड़े घराने से भी हैं, उन पर ये इस तरह का टैग लगाया जाता था कि यार ये तो हमारे हैं, ये तो उनके हैं, इस तरह की बात, उन्हें भी सजा हो गई, ऑपोजिशन लीडर हैं। उसके बाद साहबजादा हामिद रजा को बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर से लेबल करते थे कि नहीं नहीं ये तो हर तरफ खेलते हैं, इस तरह की बातें। बड़े मोतबर हैं सर हमारे लिए साहबजादा साहब भी, मैं फकत नाम और भी बहुत सारे लिए जा सकते हैं, आपके सामने भी बहुत सारे नाम हैं। तो वो नैरेटिव अब किधर है जहां कहा जाता था कि ये तो दोनों तरफ खेलने वाले लोग हैं, उन्हें भी सजा सर हो रही है साथ? देखिए, एक तो जमात के अंदर बड़ा टॉक्सिक किस्म का माहौल आपको नजर आया, सोशल मीडिया के ऊपर भी गद्दारी के फतवे बांटे जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जितनी भी मोज़िज़ शख्सियात के आपने नाम लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप इनको देखें, इन सब के ऊपर दर्जनों FIRs हैं। इन कितना कितना महीने ये लोग छुपे रहे, कितना कितना अरसा ये लोग अपनी फैमिली से दूर रहे और अभी भी आए रोज अदालतों में पेश होते हैं। तो ये कहना कि जनाब ये उसके साथ मिला हुआ है या उसके साथ मिला हुआ है, टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी भी इस बयानिए को बाय नहीं किया। हाँ, कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं अली अमीन साहब के या पॉलिटिकल कमेटी के जिनके ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन ब्लैंकेट ये फतवा जारी कर देना कि ये इमरान खान के गद्दार हैं, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मुबालगा होता है। अब इस सारे अमल के अंदर आप देखें कि जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, उमर अयूब साहब, उन्होंने 1,92,000 वोट लिया था, साहिबजादा हामिद रजा ने 1,30,000 के करीब वोट लिया। क्या पूरे फैसलाबाद में ये जो 1.5 लाख के करीब बंदा जिसने साहिबजादा हामिद रजा को वोट दिया, उनमें से किसी ने नहीं देखा कि ये खुदा न खास्ता इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस है, मुल्क दुश्मन है, उधर इदारों पे हमले कर रहे हैं? किसी को ये चीज नजर नहीं आई। तो इसी वजह से कहा जाता है कि ये बहुत सारे पॉलिटिकल जो केसेस हैं। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज और बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज साबित हुई है, अब जिसको सजा मिलती है दुनिया के किसी भी मौजूद माशरे के अंदर, अदालत से सजा मिलती है, अवाम की नजर में उसकी कदर मंजिलत में कमी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जिनको रिहाई मिली है, जिनको बरियत मिली है, वो मशकूक हो गए। ये आपके इस वक्त अदालती निज़ाम और ओवरऑल निज़ाम की हालत है। और ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि कोई भी मोतबर शख्सियत रियासत की, चाहे वो वजीर आजम हो, वजीर आला साहिबा हो या कोई भी हो,
वो बात करता है तो लोग उसके ऊपर कितना एतबार करते हैं। अदालत सजा देती है तो बंदा मोतबर हो जाता है, अदालत बरी करती है तो बंदा मशकूक हो जाता है। हम इस नहज पे चीजों को लेके आ गए, तो मेरे ख्याल में हम सबको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अच्छा, अब दो नैरेटिव हैं काज़मी साहब, आप गाइड कीजिए कि कौन सा नैरेटिव जो है वो ऊपर चला जाएगा और उसकी जीत होगी। एक तरफ तो ये नैरेटिव है कि बानी पीटीआई की जो तहरीक इंसाफ का जो टाइटैनिक है वो डूब चुका है और तहरीक इंसाफ खत्मशुदा है, एक तो ये नैरेटिव है। दूसरा नैरेटिव ये है कि कहानी यूं नहीं बनती कि जैसे तुम बनाते हो। फिर क्या जीतेगा इसमें से, क्या बेहतरी है? देखें, खत्मशुद और चैन, ये बहुत सारे लोग खत्मशुद करके चैन भी लिखते रहे, लेकिन फिर आपने देखा कि जब मियां साहब ने अपना वोट को इज्जत दो का बयानिया रावी में बहाया, उसके बाद रावी ने तो चैन लिखा लेकिन अवाम के अंदर आपको चैन नजर नहीं आया। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अभी इस वक्त अवाम के लिए कुछ भी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, कोई भी बयानिए की शिफ्ट नहीं आई। ऑल्दो कि कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, डोनाल्ड ट्रंप साहब से फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पाकिस्तान अमेरिका के करीब आया, लेकिन इन सारे चीजों में हुकूमत का किरदार आपको मिनिमम नजर आ रहा है। जो सियासी कुशन देना है नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, वो आपको बयानिया नजर नहीं आ रहा। अब NA 129 जो है 129 मियां अजहर साहब का, उनकी वफात के बाद वहां पे इलेक्शन होने, वो नून लीग के लिए चैलेंज बना हुआ है। आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने माजरत कर ली है, इसलिए कि उनको पता है कि उस हल्के में क्या होगा, फिर वो 45-47 की बहस होगी। तो मेरे ख्याल में जो सियासी बयानिया है वो हुकूमत बनाने में नाकाम रही है, और जब तक ये लोग हैं तो इमरान खान साहब की मकबूलियत में मुझे कमी होती हुई नजर नहीं आ रही। आखिरी बात काज़मी साहब, जब भी आप फैसला साजों से मिले या जहां भी आप जाते हैं, आप बतौर जर्नलिस्ट जहां भी अपीयर होते हैं, तो अब बानी पीटीआई की कोई बात पूछें तो करें तो वो पूछते हैं कि कौन बानी पीटीआई, और वो कहते हैं कौन सी रेलिवेंसी है उनकी, कौन से सियासी कार्ड्स हैं उनके पास, कौन सी ऐसी बात है। वो कहते हैं हम तो अब भेजते नहीं बंदे वहाँ डिस्कशन के लिए, मुज़ाकरात के लिए। इस तरह की बातें वफाकी दारुल हुकूमत में बड़ी आम हो रही हैं, हर ढाबे पे अब चल रही हैं। जो भी अहम तरीन लोग हैं उन्हें पता है कि ये क्या बातें हैं। मैं जानना भी ये चाह रहा हूँ कि ये इर्रेलीवेंट रहेगी पीटीआई अब, या एकदम ट्विस्ट आ सकता है स्टोरी में, कुछ कार्ड्स बचे हैं जिनको देखकर कोई चीज़ें बदल सकती हैं आने वाले दिनों में? अच्छा देखिए, किसी भी मौजूद शख्सियत की ये राय हो सकती है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पीटीआई को टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, और एक हल्के में मैंने उसी वक्त एक प्रोग्राम था, ये इलेक्शन से पहले की बात है, और एक शख्सियत थी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी इनको टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैंने कहा जी एक हल्के में 14-14, 15-15 बंदों की लड़ाइयां होंगी, आप देखेंगे। और फिर वही हमने देखा, लोगों ने कहा कि 10-12 सीटें नहीं मिलेंगी, बगैर सिंबल के वो इलेक्शन जीत गए। अब ये दिल को बहलाने के लिए ख्याल तो अच्छा है गालिब, लेकिन फाज साहब आप बड़ा नजर रखते हैं मीडिया पे भी और सियासत पे भी। आज रात को अपने प्रोग्राम के साथ आप 7 बजे से 11 बजे तक दीगर जो प्रोग्राम्स हैं बाद में उनको भी देखिएगा, उनमें से एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें इमरान खान साहब या उनकी जमात डिस्कस ना हो रही हो। जो इररेलेवेंट होते हैं वो मियां साहब की तरह मरी में बैठ के मुलाकातें करते हैं, वो वहां पे बैठते हैं और उनकी बेटी तस्वीर शेयर करके विक्ट्री पाथ पे उनको चलाती हैं। वो इररेलेवेंट जब बंदा होता है तो वैसे होता है। सियासत के अंदर जब तक आपका वोट बैंक है, आवाम के दिलों में आप राज कर रहे हैं, तब तक आप इररेलेवेंट नहीं हो सकते। हाँ, इररेलेवेंट इमरान खान तब जरूर हो जाएगा जब आके उनकी गवर्नेंस के मसाइल हैं, पहले भी थे, अभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हैं। अब आप उनका मेरिट ही देख लें, सानिया निश्तर को हटा के उन्होंने जिसको टेक्नोक्रेट पे वो लोग लेके आए हैं, जिनके हवाले से कहा गया कि जी उनको पहले काबीना से निकाला गया, तो उनको अगर वो जब भी रेलेवेंट होंगे अपनी हरकतों की वजह से होंगे। बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं। वो कह रहे थे कि जो टाइटैनिक डूबने की तहरीक इंसाफ की बात है वो रेलिवेंट नहीं हो सकते, और हर टॉक शो में उन्हीं पर डिस्कशन हो रही है, तो जो लोग रेलिवेंट ना रहे उन पर टॉक शो कैसे हो सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फाज शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।